नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 4 जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। और यहाँ सबसे पहले ये पदार्थ क्या होते हैं इसे हम लोग जानने वाले हैं। फिर दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा धातु और अधातु के भौतिक गुण। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पदार्थ से ही रिलेटेड आपका धातु और अधातु होता है, और इन्हीं पदार्थों में से कुछ आपके धातु और अधातु होते हैं। बशर्ते हम लोगों को पदार्थों में से धातु और अधातु को बताने के लिए धातु और अधातु के हम लोगों को पहले भौतिक गुणों के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि चमक, तन्यता, आघात, वर्ध्यता, और इसके अलावे भी और भी बहुत सारे धातु और अधातु के भौतिक गुण होते हैं। तो उसे हम लोग यहाँ जो है विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा धातु और अधातु के रासायनिक गुण, यानी कि धातु और अधातु को किसी दूसरे पदार्थों के साथ यदि अभिक्रिया कराई जाए तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उसमें क्या बदलाव जो है वो देखने को मिलते हैं, और उससे हमें जो है धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में पता चलता है। जैसे कि सबसे पहले धातु और अधातु के हम लोग ऑक्सीजन के साथ जो है वो अभिक्रिया कराएंगे, और उसके बाद हम लोग ये एक तरह से परीक्षण करेंगे कि उसमें किस प्रकार के बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और उससे हमें धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में पता चलेगा। तीसरा हम लोग दूसरा हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और फिर अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और फिर क्षारों के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और एक एक करके इन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग परीक्षण करते हुए भी चलेंगे कि आखिर किस अलग अलग पदार्थों के साथ धातु और अधातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें किस किस प्रकार के बदलाव जो है वो देखने को मिलते हैं। चौथा हमारा रहेगा विस्थापन अभिक्रिया, और पाँचवा हमारा रहेगा धातु और अधातु के उपयोग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से धातु और अधातु के उपयोग जो है वो करते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। तो बेसिकली इतने सारे टॉपिक्स को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग पदार्थों के बारे में जानेंगे कि आखिर ये पदार्थ क्या होते हैं। और मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने कई बार जो है वो बता चुका है, तो फिर भी आपसे एक बार मैं पूछने का प्रयास करता हूँ कि आप पदार्थों के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब पदार्थों के लिए आपका क्या ख्याल है। तो मैं आप लोगों को पदार्थों के बारे में यदि बताना चाहूँ तो आप लोग कॉमनली ये सोचिएगा कि जैसे हम अपने घरों में किसी भी एक तरह से वस्तु को यदि हम लोगों को लेना हो और किसी को ये कहना हो कि हमें वो वस्तु चाहिए, तो यदि उस वस्तु का हम लोगों को यदि नाम नहीं पता हो तो हम लोग एक अपने भाषा में जो है उसे चीज़ बोल देते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। वैसे देखा जाए तो उसे भाषा के तौर पे हम लोग एक तरह से वस्तु कहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है वस्तु कहने में। लेकिन आप लोग साइंस की दुनिया में यदि आए तो उसी वस्तु को जो है वो पदार्थ कहा जाता है। लेकिन पदार्थ तभी कहा जाएगा उस वस्तु को क्योंकि साइंस की दुनिया में जो है कि कुछ प्राथमिकताएं जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा रखी जाती है, तभी हम किसी दूसरे चीज़ को दूसरा नाम जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, तो पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ कहने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्राथमिकताएं रखी गई है कि किन किन वस्तु को हम लोग पदार्थ कह सकते हैं, तो वो प्राथमिकताएं पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर पदार्थों के लिए क्या प्राथमिकताएं रखी गई है यदि हमें किसी वस्तु को पदार्थ कहना हो। तो वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, जैसा कि आप देख सकते हो, वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, यानी कि द्रव्यमान का मतलब हुआ कि पहला प्राथमिकता ये है कि उस वस्तु में किसी प्रकार का वजन हो, भार हो। फिर वो स्थान घेरे, स्थान यानी कि उसे कहीं आप रखें तो वो किसी प्रकार का स्थान छेक रहा है। विरोध प्रकट करे, तीसरा विरोध प्रकट का मतलब यदि आप उस पर फोर्स करते हैं, उस पर फाइट करते हैं, तो वो बदले में आपको एक तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो भी आपको फोर्स करता है, आपको विरोध करता है।
तो इस तरह की यदि किसी वस्तु में आपको जो है कि ये चीज़ें दिखाई देती है तो आप उसे आसानी से जो है वो पदार्थ कह सकते हैं। यानी कि वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, विरोध प्रकट करे, वे क्या होते हैं? पदार्थ कहलाता है। जैसे कि लकड़ी, लोहा, कोयला, हवा, पानी आदि, ये सभी क्या हैं? आपके पदार्थ है। जैसे कि लकड़ी को ही मैं आप लोगों को समझाऊँ तो आप लोग जानते हैं कि लकड़ी में जो है कि वो द्रव्यमान होता है, यानी कि इसका किसी न प्रकार का भार होता है। फिर ये आप इसे कहीं रखें तो वो स्थान भी घेरेगा, और इस पर आप यदि चोट करें यानी कि फाइट करें तो वो भी आपको चोट करेगा, यानी कि वो भी विरोध प्रकट कर रहा है। तो ये जो वस्तु है, एक तरह से लकड़ी को हम लोग वस्तु कह सकते हैं, लेकिन ये पदार्थों की प्राथमिकताओं को भी पूरा कर रहा है, तो इसी वस्तु को हम लोग क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। तो शायद आप पदार्थ को समझ पा रहे होंगे कि पदार्थ जो है वो क्या होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि पदार्थ से रिलेटेड ही आपका धातु और अधातु हो जाता है, यानी कि इन्हीं पदार्थों में से, इन्हीं सभी पदार्थों में से कुछ जो हैं आपके धातु होते हैं और कुछ अधातु होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ पदार्थों को लिया है, जैसे कि लोहा, कोयला, मिट्टी, तांबा, पानी, कांच, ये सभी आपके क्या हैं? पदार्थ हैं। लेकिन मैं आपसे यदि दो सवाल करूं कि आप बता सकते हैं क्या कि इन पदार्थों में से कौन सी आपकी धातु है और कौन सा अधातु है? तो कुछ बच्चे जो है वो बता देंगे कि सर लोहा जो है वो आपका धातु है, कोयला जो है वो आपका अधातु है। लेकिन जो बच्चे ये बता रहे हैं कि सर ये लोहा जो है वो धातु है और कोयला जो है वो अधातु है, तो मैं आप लोगों से, उन बच्चों से ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि आप किस बेस पे इस पदार्थ को आप धातु और इस पदार्थ को आप जो है वो अधातु कह रहे हैं? वो बेस के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातें तो बोल देंगे कि जैसे आप लोग कई बार सुने होंगे कि लोहा जो है वो मेटल है, तो आप आसानी से बोल दिए कि वो धातु है, कोयला जो है वो नॉन मेटल है तो वो अधातु है, तो आप आसानी से बोल दिए। लेकिन आप किस बेस पे बोले? ये जो क्यों का जवाब है ना, एक तरह से इसी अध्याय में आपको मिलने वाला है कि किन पदार्थों को हम लोग धातु और अधातु कह सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि जैसे कि आप चैप्टर का नाम जान रहे कि पदार्थ, धातु और अधातु, तो सबसे पहले हम लोगों ने पदार्थों के बारे में जाना, तो अब हम लोग धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। और धातु और अधातु को जानने के लिए हमें धातु और अधातु के कुछ भौतिक गुण होते हैं, तो सबसे पहले हमें धातु और अधातु के उस भौतिक गुणों के बारे में जानना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं और फिर रासायनिक गुणों के बारे में भी जानना पड़ेगा, और फिर हम लोग आसानी से ये बता सकते हैं कि मैंने लोहा को धातु क्यों कहा और कोयला को अधातु क्यों कहा, क्योंकि इन्हीं पदार्थों में से आपका धातु और अधातु आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में जानना पड़ेगा। वैसे मैं आप लोगों को और सिंपल में इस चीज़ को बताना चाहूँ तो जैसे आप अभी अपने भारत की आबादी कितनी है, तो आप लोग कहेंगे कि सर 140 करोड़। वैसे कुछ बच्चों को पता होगा, आप लोग ये मान के चलिए कि लगभग अपनी आबादी जो है भारत की वो 140 करोड़ है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या इस 140 करोड़ की आबादी में आप सभी लोगों को हीरो कह सकते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, सभी को तो हीरो नहीं कह सकते। तो मैं पूछूंगा क्यों, आप किस बेस पे सभी को हीरो नहीं कह रहे हैं और कुछ को हीरो कह रहे हैं? तो वे बेस जो है वो आप बता सकते हैं कि सर हीरो के लिए जो गुण होना चाहिए वो एक्टिंग वाला गुण होना चाहिए, और वो एक्टिंग वाला गुण सभी लोगों में नहीं है, तो हम सभी लोगों को हीरो नहीं कह सकते, और कुछ लोगों में वो गुण है तो कुछ लोगों को हम लोग हीरो कह सकते हैं। जबकि सभी देखा जाए तो क्या है, आपके मनुष्य ही हैं, सभी आप एक तरह से प्राणी ही हैं। तो उसी तरह हमारी पृथ्वी के आसपास सभी पदार्थ ही हैं, लेकिन उसमें इन पदार्थों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसे हम लोग धातु कहते हैं और कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसे हम लोग अधातु कहते हैं। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना भूल गया, वैसे देखा जाए तो आपकी पृथ्वी के आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उसे आप लोग पदार्थ ही कहा जाता है, यानी कि पदार्थ कह सकते हैं, क्योंकि लगभग आप लोग यदि गौर करें तो लगभग सभी वस्तुएं जो है पदार्थ की, ये जो प्राथमिकताएं जो वैज्ञानिकों के द्वारा रखी गई है उन प्राथमिकताओं को सभी वस्तुएं जो है वो पूरा करती हैं। तो इसलिए हम लोग सभी वस्तुओं को पदार्थ कह सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ को धातु और अधातु नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सभी पदार्थों में धातु वाला गुण नहीं होता है और सभी पदार्थों में अधातु वाला गुण नहीं हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ ये हीरो वाले जो मैंने आपको उदाहरण बताया उससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो शायद मैं आप लोगों को जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। और सबसे पहले हम लोग अब यहाँ इस पेज से जो है सबसे पहले धातु और अधातु के जो भौतिक गुण होते हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा, और उसके बाद से फिर हम लोग ये
तय कर पाएंगे और एक बेस हमारे पास रहेगा कि उस आधार पे हम इन पदार्थों को धातु और अधातु कह सकते हैं। तो शायद आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। जो होता है वो उसका किस किस प्रकार का एक तरह से भौतिक गुण होता है, यानी कि फिजिकल क्वालिटी के आधार पे हम लोग देखेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट के आधार पे हम लोग ये जानेंगे कि धातु का जो और अधातु का जो गुण होता है वो कैसा होता है, और फिर हम लोग ये तय करेंगे कि कौन से पदार्थ जो हैं वो धातु या अधातु हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि धातु जो होता है, पहले हम लोग चमक देखेंगे, यानी कि चमक के आधार पे हम लोग देखेंगे कि पहला जो हमारा भौतिक गुण है चमक है, और इसके आधार पे हम लोग जानेंगे कि धातु और अधातु जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि किन पदार्थों को हम लोग धातु और अधातु कह सकते हैं। तो सबसे पहले धातु की सतह चमकदार होती है, ये आपको शायद पता भी होगा, नहीं जाने तो आप समझिए कि धातु की सतह जो होती है वो कैसी होती है, चमकदार होती है। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा ये सभी धातु हैं और इसमें एक खास प्रकार का चमक होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं। और धातु की सतह चमकदार नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा। और धातु की सतह बताई जा रही है कि चमकदार नहीं होती है, जैसे कि कोयला, कार्बन ये सभी जो हैं अधातु हैं। अधातु क्यों है, तो इसमें किसी भी प्रकार का चमक जो है वो नहीं पाया जाता है। तो पहला गुण चमक के आधार पे हम लोगों ने यहाँ धातु को पहले समझा और अधातु को समझा कि धातु में की सतह क्या होती है, चमकदार होती है, और अधातु की सतह चमकदार जो है वो नहीं होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो ये आप इस दुल्हन को देखिए, इस दुल्हन को आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये चमक रही है। वैसे तो ऐसे ही ये खूबसूरत तो है ही, बट ये देखिए किस तरह से आभूषण जो पहनी हुई है ये आपका धातु है, यानी कि एक तरह से गोल्ड है, सोना है। और सोना एक प्रकार का धातु है और धातु जो है वो चमकदार होता है, तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सोना जो है वो चमक रहा है। और सोने के साथ साथ ये कन्या भी जो है वो चमक रही है, क्योंकि धातु चमकदार होती है तो इसका काम ही है किसी और को चमकाना, यानी कि ये चमकदार होने के साथ साथ ये तो पहले से धातु चमक ही रहा है, वैसे ये भी सुंदर ही है, बट इसे और सुंदर जो है ये धातु के वजह से ये लग रही है। और उसी तरह अधातु की बात की जाए तो अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कोयले के खान से ये अमिताभ बच्चन जो हैं वो काम करके आ रहे हैं, और ये बेचारे कितने एक तरह से कह सकते हैं कि सुंदर थे, और इनका सूरत आप देख सकते हैं, ये चिल्ला भी रहे हैं कि मेरा हाल जो है वो कैसा हो गया अधातु से, क्योंकि कोयला एक अधातु है और ये चमकीला नहीं होता है और ये अच्छे लोगों को भी ख़राब कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पे हम लोग किस प्रकार से धातु और अधातु को समझ रहे हैं कि धातु जो होता है वो चमकीला होता है और ये लोगों को एक तरह से चमकाने का काम करता है, और अधातु जो होता है वो चमकीला नहीं होता है और ये लोगों को एक तरह से बदसूरत बनाने का काम करता है। और यह दूसरा आपका ये जो कार्बन है ये भी आपका अधातु है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा है कि एक जो भौतिक गुण यहाँ चमक के बारे में दिखाया गया है, अब चमक के आधार पे हम लोग बहुत सारे, यदि आपको पदार्थों को दिया जाए एक साथ, तो आप चमक के आधार पर धातु और अधातु में उसे छांट सकते हैं कि धातु की सतह चमकदार होती है, तो आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा पदार्थ जो है वो चमकीला दिखाई दे रहा है, तो उसमें से आपको कुछ दिया जाए तो आप जैसे कि सोना, चांदी, तांबा ये सभी आपको चमकीले दिखाई देंगे, तो आप कह दीजिएगा कि ये आपका धातु है। और फिर अधातु जो है वो चमकदार नहीं होते हैं, तो उसमें से जो भी आपका जैसे कि कोयला, कार्बन जो है ये चमकदार नहीं दिखाई देंगे, तो आप आसानी से कह देंगे कि ये अधातु है। तो इस तरह से हम लोग पदार्थों को एक तरह से कह सकते हैं कि धातु और अधातु के भौतिक गुण के आधार पे उन पदार्थों में से हम लोग ये जान पाते हैं कि धातु और अधातु जो हैं वो अलग अलग हैं और इनका गुण भी जो होता है वो अलग होता है। जैसे कि यहाँ आपको तांबा दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से ये चमक रहा है, यहाँ सोना भी चमक रहा है, ये आपका कोयला हो जाता है और ये आपका इस तरह से कार्बन हो जाता है। ये लगभग दोनों थोड़ा सा अंतर है कलर में, बाकी दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, धातु और अधातु हो जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगला जो धातु और अधातु का भौतिक गुण है वो कठोरता है, यानी कि कठोरता के आधार पे हम लोग धातु और अधातु को अलग अलग जानेंगे यहाँ। तो धातु की सतह जो होती है वो कठोर होती है, जैसे कि आपका लोहा, तांबा ये सभी जो है वो धातु हैं। और आप लोग जानते हैं कि लोहा जो है वो कितना सख्त होता है, क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर ही उसे स्पर्श किया होगा। तो आप लोग यहाँ ये ध्यान में रखिएगा कि धातु की सतह जो होती है वो
कठोर होती है, जबकि वही अधातु को देखा जाए तो अधातु की सतह कठोर नहीं होती है। जैसे कि कोयला को आप आसानी से यदि नीचे गिराएंगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, जबकि लोहे से बने पदार्थ को, यानी कि लोहे वाले चीज़ को आप नीचे यदि गिराएं तो आसानी से नहीं टूटेगा। जैसे कि यहाँ ये आपका कोयला है, नीचे गिराइएगा तो फट से टूट जाएगा। वही ये तांबा धातु है, इसे आप नीचे गिराइएगा तो ये नहीं टूटेगा। तो क्यों नहीं टूटा है? क्योंकि ये कठोर होता है, इसमें कठोरता का गुण है, और इसमें जो है वो एक तरह से कठोर नहीं होता है, यानी कि ये कमज़ोर होते हैं, इसमें ये वाला गुण पाया जाता है। तो इसलिए इसे हम लोग धातु कहेंगे और इसे हम लोग अधातु कहेंगे। तो यहाँ बहुत सारे पदार्थों को आप कठोरता के आधार पे भी जो है वो छांट सकते हैं धातु और अधातु में। अब तीसरा हमारा जो भौतिक गुण है धातु और अधातुओं का, वो है तन्यता। तो तन्यता के आधार पे हम लोग धातु और अधातु को यहाँ आप देखेंगे। तो धातु को खींचकर पतला तार बनाया जाता है, धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो तन्यता शब्द है, इसे आप लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये सिंपल समझना है कि धातु जो होता है उसे खींचकर यदि पतला तार बनाया जाता है तो धातु का जो ये गुण पाया जाता है धातु में, उसी को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जैसे कि तांबे का तार, आप एल्युमिनियम का तार भी रिलेट कर सकते हैं, लोहे का तार भी रिलेट कर सकते हैं। तो लोहा आप लोग जानते हैं कि एक प्रकार का धातु है, तो धातु में ये तन्यता का गुण होता है, तो इसीलिए तो उसे तान करके जो है एक पतला तार जो है वो बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ तांबे का तार आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तार कैसे बनाए गए? क्योंकि यदि देखा जाए तो नेचुरली जो है इस तरह से तांबा नहीं पाया जाता है, तांबा तो ढेला के रूप में पाया जाता है, और उसे जो है कि एक तरह से खींचकर इस तरह से तार में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्यों ये कन्वर्ट जो है वो हो जाता है? क्योंकि इसमें तन्यता का गुण होता है, और इसलिए ये क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे कि इस तरह के तार भी आप देखे होंगे, ये एल्युमिनियम का तार होता है, और एल्युमिनियम भी आपका एक प्रकार का धातु होता है, और धातु में तन्यता का गुण होता है। तो इसलिए हम लोग बड़े ही आसानी से इस तरह से तारों में धातुओं को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ आप जो है कि और कॉपर के तार को देख सकते हैं, जो कि बिजली में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपका जो है एक तरह से धातु हो जाता है, और इसमें तन्यता का गुण होता है, और इसे खींच करके एक पतला तार जो है वो बनाया जा सकता है। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अधातु को खींचकर पतला तार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। जैसे कि कोयला और जैसे कि लकड़ी। तो आप लोग कभी कोयले का तार देखे हैं क्या? तो आप लोग बोलिएगा क्या सर, क्या बात कर रहे हैं आप। तो इसलिए क्यों कोयले का तार नहीं देखते होंगे? क्योंकि कोयला में जो होता है वो तन्यता का गुण नहीं होता है, और इसे खींच करके पतला तार जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए कोयला जो है आपका एक तरह का अधातु हो जाता है। तो आप शायद ये समझ पा रहे होंगे। वैसे लकड़ी हो गया और भी अधातु जैसे कि कार्बन हो गया, तो ये सभी क्या हैं आपके, इसमें सभी जो है कि तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, और अधातु में जो तन्यता का गुण होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इस आधार पे आप धातु और अधातु को अलग अलग समझ पा रहे होंगे, और पदार्थों को यदि दिया जाए तो आप आसानी से इस तन्यता जो एक भौतिक गुण है इसके आधार पे धातु और अधातु को आप अलग अलग कर सकते हैं। अब हम लोग रूप या अवस्था के आधार पे देखेंगे कि धातु और अधातु जो होते हैं वो कैसे अलग अलग होते हैं। तो धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है, यानी कि धातु को लगभग देखा जाए तो कमरे के ताप पे ये कैसे पाए जाते हैं? ठोस रूप में। देखिए, ये कमरे के ताप का कहने का मतलब हुआ कि आप अपने कमरे में देखिए कि जो भी धातु वाली वस्तुएं होंगी वो सभी जो है वो ठोस होंगी। यानी कि कमरा को एक तरह से बेस माना गया है, और उसके आधार पे ये देखा गया कि सभी धातु जो होते हैं वो लगभग जो है कमरे के ताप पर किस में होते हैं? ठोस में होते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, ये सभी आपको जो है ठोस रूप में ही दिखाई देंगे कमरे में। जबकि अधातु की भी बात की जाए तो अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अधातु में आप ध्यान में रखिएगा कि अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस भी हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है? गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। और जैसे कि आपका कोयला, ऑक्सीजन, तो कोयला तो आपका कमरे के तापमान पर ठोस में पाया जाएगा, जबकि वही ऑक्सीजन को देखा जाए तो ये ऑक्सीजन आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं उसी ऑक्सीजन की बात की जा रही है। आप ये मत सोचिएगा कि कौन सा ये ऑक्सीजन एक प्रकार का आपका क्या हो जाता है? तो अधातु हो जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन धातु है कि अधातु है, तो ये आपका अधातु है, ये आप ध्यान में
रखिएगा। अब अगला जो भौतिक गुण है वो है ध्वनिक, और ध्वनिक के आधार पे हम लोग देखेंगे कि धातु और अधातु जो है वो किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ करती है, धातु के इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। यानी कि धातु, जितने भी धातु हैं, यदि वो किसी ठोस चीज़ से टकराते हैं या वो कहीं से गिरते हैं ठोस चीज़ पे, तो वो एक तरह से आवाज़ उत्पन्न करते हैं, और इसी आवाज़ को धातु का एक तरह से ध्वनिक गुण माना जाता है। ध्वनिक यानी कि एक तरह से ध्वनि करता है, आवाज़ करता है। जैसे सोने का सिक्का, तांबे की घंटी। जैसे आप लोगों ने घंटी तो बजाई ही होगी, यदि आपने मंदिरों में घंटी बजाई है तो आप गौर करिएगा कि वो मंदिर आवाज़ करता है, एक तरह से ध्वनिक उत्पन्न करता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक तरह से धातु का बनाया हुआ घंटी होता है, या तो वो तांबा का होगा या तो लोहा का होगा, तो इसलिए वो आवाज़ करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि धातु में जो है वो ध्वनिक गुण होता है, यानी कि वो ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे आपके स्कूलों में भी जो घंटियाँ लगाई जाती होंगी, किस प्रकार से बहुत लंबा आवाज़ करता हो, क्योंकि वो धातु की घंटी होती है और धातुओं में ये ध्वनिक गुण पाया जाता है, तो इसलिए वो आवाज़ करता है। और नॉर्मली आप लोग कभी देखे होंगे कि आपके दोस्त का यदि सिक्का गिरता है तो आप नॉर्मली पता कर लेते हैं, अरे आपका पैसा गिरा, अरे तुम्हारा पैसा गिरा। क्यों? क्योंकि वो पैसा भी, सिक्का भी जो है वो जो है एक तरह से धातु की बनी होती है, और धातु में एक तरह से ध्वनिक गुण होता है, तो इसलिए वो किसी भी ठोस चीज़ से टकराने पर क्या होता है, आवाज़ उत्पन्न करता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वही अधातु की बात की जाए तो अधातु जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ नहीं करती है, यानी कि अधातु जो है वो किसी प्रकार का आवाज़ जो है वो उत्पन्न नहीं करता है, और इसमें आपका कोयला, कार्बन, ये सभी, लकड़ी, ये सभी जो है वो अधातु की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप कोयला को यदि कहीं गिराइएगा तो वो आवाज़ नहीं करेगा, मतलब थोड़ा सा करेगा, लेकिन इस तरह से इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ में अंतर होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या सर, क्या बात कर रहे हैं, कोयला भी तो आवाज़ करता है? नहीं, वो आवाज़ नहीं करता है। ये ध्वनिक यहाँ बोला जा रहा है, सिर्फ आवाज़ नहीं बोला जा रहा है, ध्वनिक। ये शब्द का मतलब हुआ कि वो उसका एक तरह से ध्वनि जो है वो अलग तरीके से आता हो, तो उसके आधार पे यहाँ हम लोग धातु और अधातु को समझ पा रहे होंगे। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगला जो भौतिक गुण है हमारा, वो है आघात वर्ध्यता। तो इस वर्ड का उच्चारण आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इस वर्ड को भी उच्चारण करने में असुविधा होती है। तो ये आपका क्या है, आघात वर्ध्यता। और इसमें धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। यानी कि ये जो भौतिक गुण है आघात वर्ध्यता, ये इसका मतलब ये होता है कि यदि आप किसी चीज़ को पीट करके पतली चादर में आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी कि बदल दे रहे हैं, तो वो जो वस्तु में जो गुण है ना, वही आघात वर्ध्यता कहलाता है। और इस आघात वर्ध्यता के आधार पे हम लोग धातु और अधातु को किस तरह से यहाँ अलग अभी हम लोग देखेंगे। कि जैसे चादर आप इस तरह से देखते होंगे, चादर आप इस तरह से भी देखे होंगे, और इसी चादर को इस तरह से आप घरों में लगाते हुए भी देखे होंगे। क्यों इस तरह से चादर आज बन पाया? क्योंकि धातु जो होते हैं वो उसमें एक आघात वर्ध्यता का गुण होता है, और उसी गुण के वजह से इसको इस तरह से चादर में जो है वो धातु को कन्वर्ट करना वो आसानी से मतलब कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें आपका जैसे कि लोहे की चादर, एल्युमिनियम की चादर, ये सभी आपका जो है वो धातु है, और इसे आसानी से इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि लोहा जो होता है वो इस तरह से तो आता नहीं है, वो तो दूसरे तरह से आता है, और इस तरह से तो बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लोहे में जो है वो आघात वर्ध्यता का गुण होता है, और आघात वर्ध्यता के गुण के होने के वजह से उसे आसानी से इस तरह से चादरों में जो है वो बदल दिया जाता है। तो शायद आप ये आघात वर्ध्यता समझ पा रहे होंगे। और ये गुण किस में पाया जाता है? ये धातु में पाया जाता है। जबकि अधातु की बात की जाए तो अधातु में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता है। जैसे कि कोयला से आप चादर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कार्बन से आप चादर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें ये आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता है। तो ये आघात वर्ध्यता आप समझ पा रहे होंगे। अब अगला गुण हो जाता है गलनांक। तो धातु का गलनांक अधिक होता है और अधातु का गलनांक जो है वो कम होता है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि धातु का गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है, जैसे कि लोहा, और अधातु का गलनांक बहुत कम होता है, जैसे कि लकड़ी और कोयला। ये गलनांक का मतलब हुआ कि कितनी आसानी से कोई चीज़ जो है वो गल रहा है। जैसे कि आप लोहे को यदि गर्म करें
और लकड़ी को गर्म करें आग में, तो कौन पहले जल्दी जलेगा? तो आप कहेंगे लकड़ी। क्यों? क्योंकि लकड़ी का गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है और ये बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी ही जो है आग में देने पे ये जल जाएगा, जबकि लोहा उतनी आसानी से जल्दी नहीं जलेगा और ना ही जल्दी ये गर्म भी होगा। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है वो अधिक होता है, यानी कि इसे अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है और इसे कम तापमान में ही ये जो है अपना जो है एक तरह से जल जाएंगे। उसी तरह आपका कोयला भी हो जाता है। और इसमें धातु में यदि और किसी की बात की जाए तो जैसे सोना हुआ, ये जल्दी नहीं जलेंगे। तो यहाँ गलनांक के आधार पे हम लोग देखें कि धातु का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है और अधातु का गलनांक जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो शायद आप ये सभी चीज़ें समझ पाएंगे। अब यहाँ हम लोग जानेंगे अगला जो भौतिक गुण है वो है विद्युत व ऊष्मा के सुचालक, यानी कि विद्युत व ऊष्मा के सुचालक के आधार पे हम लोग धातु और अधातु जो है वो अलग अलग देखेंगे और ये एक तरह का भौतिक गुण जो है वो होता है। धातु विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे कि तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, क्योंकि धातु विद्युत व ऊष्मा का एक तरह से अच्छा सुचालक माना जाता है। क्योंकि इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बिजली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सभी जो है वो लगभग जो है वो धातु से बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि धातु जो होता है वो विद्युत व ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक होता है, यानी कि इसमें आसानी से एक तरह से बिजली का प्रवाह जो है वो आसानी से होता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जबकि देखा जाए तो अधातु विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे कि कोयला, लकड़ी, ये सभी क्या हैं? विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यानी कि इसमें आसानी से जो है बिजली या आग को जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा नहीं जा सकता। तो ये आप शायद विद्युत व ऊष्मा के आधार पे जो है कि धातु और अधातु को हमने अलग अलग देखा। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा पीछे रिकॉल करता हूँ। अब आप लोग धातु और अधातु के जितने भी भौतिक गुण हैं उन सभी भौतिक गुणों के बारे में आप लोग जान चुके हैं। और अब आपको यदि दिया जाए कि बहुत सारे एक तरह से पदार्थों को एक साथ दिया जाए और उसमें आपको यदि बोला जाए कि इसमें कौन से धातु हैं और कौन से अधातु हैं, तो आपको मैंने जो ये भौतिक गुण बताया, तो इस भौतिक गुण के आधार पे अब लोग आसानी से जो है छांट सकते हैं कि कौन सी पदार्थ धातु हैं और कौन से पदार्थ अधातु हैं, क्योंकि सभी गुणों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप देख सकते हैं कि पदार्थ से किस प्रकार से ये कनेक्टेड है, धातु और अधातु। अब यहाँ मैंने एक सारणी बनाई है और इस सारणी के माध्यम से कुछ धातु और कुछ अधातु, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण धातु और कुछ महत्वपूर्ण अधातु के बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ये नोट वाली चीज़ें बता देना चाहता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु मुलायम होते हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अब देखिए ये जो सोडियम है और ये जो पोटेशियम है ये एक प्रकार का धातु ही है, लेकिन ये इतने मुलायम होते हैं कि ये एक तरह से चाकू से भी काटा जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो मैंने आपको धातु के बारे में क्या बताया था कि धातु की सतह तो कठोर होती है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि धातु की सतह मुलायम होती है। तो ये एक तरह से अपवाद है, इसे अपवाद के तौर पे देखा जाता है कि ये धातु ही है, बट ये एक तरह से धातु वाला गुण जो है, भौतिक गुण जो कठोरता होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि बाकी सारे गुण जो है इसमें और पाए जाते हैं। तो इसलिए इसे धातु की कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो ये अपवाद के तौर पे इसे देखा जाता है। जैसे मान लिया जाए आप कि कोई एक गांव है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक गांव है और इसमें 100 लोग रहते हैं। मान लेते हैं कि 98 लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं और 2 लोग जो हैं वो बुरे हैं, वो दूसरों की बुराई करते हैं, निगेटिव सोच रखते हैं। तो क्या आप इस गांव के सभी 100 लोगों को बुरा ही कहेंगे? तो कहेंगे नहीं सर, बुरा तो सबों को नहीं कह सकते, जितना लोग हैं तो सबको तो बुरा नहीं कह सकते वो 2 लोग के चक्कर में। तो उसी तरह से ये सोडियम और पोटेशियम में ये धातु वाला भौतिक गुण नहीं होता है, लेकिन इसे धातु से अलग नहीं किया जा सकता। बात को आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये धातु ही होते हैं, बट ये अपवाद के तौर पे इसे देखा जाता है और ये मुलायम होते हैं और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि वैसी कौन सी धातु है जो मुलायम होती है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो आपका सोडियम और पोटेशियम होता है। अब एक और अपवाद है केवल पारा, जिसे मरकरी कहा जाता है। एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि धातु जो है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है,
लेकिन आपका एक पारा ही ऐसा धातु हो जाता है जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये अपवाद है। ये आपका यहाँ आप सोडियम को देख पा रहे हैं, ये आपका इस तरह से सोडियम होता है और इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आपका जो है वो पारा होता है। तो ये दो अपवाद धातु हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैसे और भी अपवाद हैं, बट आपके एनसीईआरटी क्लास 8 में इतना 2 अपवादों के बारे में ही बताया गया है। और आगे हम लोग 10th क्लास में जो है और बहुत सारे अपवादों को जानेंगे, क्योंकि वहाँ भी आपका एक चैप्टर धातु और अधातु है, तो वहाँ हम लोग और भी जानेंगे। यहाँ के लिए आपके लिए इतना जो है वो ठीक है। अब यहाँ हम लोग इस सारणी में कुछ महत्वपूर्ण धातु और अधातु को समझते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को भी कन्फ्यूजन होती है कि कौन से धातु हैं कौन से अधातु हैं। तो ये एक सारणी मैंने बनाई है और यहाँ आसानी से आप लोग एक बार जो है पॉज करके इसे देख लीजिएगा। हो सके तो आप इसे कहीं नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम, जिंक, निकेल, पारा जिसे मरकरी कहते हैं, यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट, कैल्शियम, ये सभी आपके जो है वो धातु होते हैं। और अधातु में आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, हीलियम, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, बोरॉन और सिलिकॉन, ये सभी आपके अधातु हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है कि जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन एक प्रकार का क्या है, धातु है कि अधातु है, तो ये अधातु है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने एक सारणी में यहाँ जो है कलेक्ट कर लिया है, ताकि आपको जो है कि कन्फ्यूजन ना हो और आप बड़े ही आसानी से धातु और अधातु को जो है वो एक रफली जो है वो जान सके। तो यहाँ मैंने आप लोगों को भौतिक गुणों के बारे में जितनी भी बातें बताई धातु और अधातु के बारे में, तो वो सभी आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब आप लोग तो अब इस पेज से हम लोग धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में समझेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को वैसे इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है कि धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में हम लोग एक एक करके जो है अलग अलग पदार्थों के साथ धातु और अधातु को एक तरह से अभिक्रिया करवाएंगे और उस अभिक्रिया के बाद देखेंगे कि उसमें किस प्रकार के जो है वो बदलाव देखने को मिलते हैं। यानी कि उन पदार्थों के साथ मिलने के बाद धातु या अधातु किस प्रकार के रिएक्ट करते हैं, यानी कि उसका रिएक्शन क्या होता है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उसके बाद जल के साथ और फिर अम्ल के साथ और फिर क्षार के साथ। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के साथ जो है धातु और अधातु की अभिक्रिया को देखेंगे कि यदि ऑक्सीजन के साथ धातु या अधातु को मिलाया जाए तो वो किस प्रकार के रिएक्ट करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी कि यहाँ पहला लाइन ये कहा जा रहा है कि धातु को यदि आप ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या करेगा, धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगा। यानी कि एक नया पदार्थ जो है वो बना रहा है और यही नया पदार्थ धातु का एक तरह से रासायनिक गुण कहलाएगा कि यानी कि यदि उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो वो किसी प्रकार का रिएक्ट करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई आप जैसे कि ऐसे समझिए बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, आप देखते होंगे कि कोई दोस्त आपका ऐसा होता होगा आप उसे कुछ भी बोलें आपको वो किसी प्रकार का एक तरह से रिएक्ट नहीं करता होगा। और कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा ही कुछ बोलने पे वो जो है कि एक तरह से अलग टाइप का आपको रिएक्ट करेंगे। यानी कि वो अपना एक तरह से गुण को एक तरह से आपके सामने जो है वो प्रकट कर रहे हैं कि उसका स्वभाव जो है वो किस प्रकार से है। तो उसी तरह यदि आप धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, देखिए दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं ना तो उसे हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि एक आपका धातु हो गया और ऑक्सीजन उसके साथ यदि मिलेगा तो वो क्या करेगा, तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो जैसे आपको एक धातु लेना है और फिर ऑक्सीजन है, वायु में तो ऑक्सीजन आपका है ही, तो आप देखिएगा कि आपका धातु ऑक्साइड बनाएगा। वैसे आप देखिए इसका उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे मैं पहले आप लोगों को यहाँ बता दूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक धातु लिया है Cu यानी कि कॉपर, तांबा, और फिर यहाँ ऑक्सीजन है। यदि ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि यहाँ आप ऑक्साइड जो है वो नई चीज़ों को देख पा रहे हैं। वैसे आप लोगों को मैं और एक चीज़ बता दूं कि जैसे यहाँ आप जो ये दो देख रहे हैं तो ये दो में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल आपको यहाँ समझना है कि आपका यहाँ एक तांबा मैंने आपका धातु लिया है, फिर ऑक्सीजन है
और इसके साथ जो अभिक्रिया होती है तो आपका क्या बन रहा है, तो वो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। देखिए ये केमिस्ट्री जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। जैसे कि यहाँ मैंने दो जो ये लिया है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि सर ये दो क्या है। तो ये देखिए बेसिकली ये जो है ना एक तरह का समीकरण है। तो समीकरण को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के अभिक्रियाओं में। तो इसलिए मैंने संतुलित रखने के लिए ये दो जो है कि वो रख दिया है, ताकि समीकरण जो है आपका संतुलित रहे। मैंने पहले से ही इसको संतुलित में ही रखा है। वैसे आपको सिंपल में इसमें समझना ये है कि जैसे ये आपका कॉपर है और ऑक्सीजन है और बन रहा है क्या, तो कॉपर ऑक्साइड। बात को समझ रहे हैं आप। संतुलित वो आप अगले अध्याय में यानी कि अगले क्लास में आप जाएंगे बड़े क्लासों में, तो आप वहाँ इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। आपकी जानकारी के लिए इतना काफ़ी है यहाँ। वैसे आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जैसे लोहा जो है एक तरह का मेटल है यानी कि धातु है। यदि आप उसे खुली हवा में छोड़ते हैं, खुली हवा यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो प्रतिक्रिया करता है यानी कि अभिक्रिया करता है, तो आप देखते होंगे उसमें जंक लग जाता है। इस तरह से आप देखते होंगे कि ऊपर ऊपर में उसका जो है कि एक तरह से कोई लेयर जो है वो पकड़ लेता है। तो ये जो ऊपर का लेयर होता है ना, यही ऑक्साइड होता है। तो ये किस में है, लोहा में है, तो ये लो ऑक्साइड कहलाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यानी कि धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो वो क्या बनाएगा, वो एक प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। वैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये तांबा का सिक्का है, देख रहे हैं आप किस तरह से ये हरे कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया करने के बाद ये हरे कलर का इसके ऊपर जो है एक नई परत जो है दिख रही है। और यही नई परत क्या कहलाती है, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि कॉपर में ये नई जो परत है इसे ही कॉपर ऑक्साइड जो है वो कहते हैं। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। वैसे नोट में आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्साइड बनाया, जैसे यहाँ ये जो कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो कैसा होगा, यानी कि ये जो ऑक्साइड है ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। यानी कि ये ऑक्साइड आपको किसकी ऑक्साइड लग रहा है, धातु की ऑक्साइड है। तो धातु की ऑक्साइड अम्लीय होता है कि क्षारीय, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप कैसे जानिएगा, तो इसी कॉपर ऑक्साइड को आप क्या कीजिएगा, लिटमस पत्र से चेक कीजिएगा। और लिटमस पत्र में चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये अम्ल है कि क्षार है। जैसे धातु के ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, यानी कि लिटमस पत्र पे डालेंगे तो ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। इससे क्या पता चलेगा, इसलिए धातु के ऑक्साइड क्या की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होती है, क्योंकि क्षार का ही ऐसा गुण होता है कि वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। जैसा कि अम्ल और क्षार जो पिछला एक तरह से आपका चैप्टर था 7th क्लास में, वहाँ मैंने इस चीज़ को बताया है, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये आपका एक तरह से धातु ऑक्साइड है, और धातु ऑक्साइड को आप लिटमस पत्र से चेक कीजिएगा तो ये क्या कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। और इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो धातु का ऑक्साइड है ये कैसा है, तो क्षारीय है। तो यदि आपसे पूछे कि धातु की ऑक्साइड कैसी होती है, तो वो क्षारीय प्रकृति की होती है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब हम लोग यहाँ अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है, यानी कि ये भी ऑक्साइड बनाता है। अब ये समीकरण, ये दो, ये सब चीज़ के बारे में मैंने आपको पीछे ही बता रखा है। मैं आप लोगों को यहाँ डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा ताकि आप लोगों को एक समझ में आए। और कभी कभी यदि पूछे कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो ये आपको अधातु ऑक्साइड और ये समीकरण भी नीचे आपको लिख देना है। तो वो आपका एक ओवरऑल जो है वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक, जैसे कि अधातु है और आप उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। तो हमने यहाँ एक अधातु लिया है, जैसे कि सल्फर आप देख रहे हैं, और फिर यहाँ आपका ऑक्सीजन है, और यहाँ आपका ये SO2 यानी कि सल्फर ऑक्साइड जो है वो बनाया जा रहा है। वैसे मैं आप लोगों को इस समीकरण के बारे में बताऊँ, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब दो चीज़ें भाग लेती है ना, तो ये जो आप तीर देख रहे हैं, इधर दो नई चीज़ें जो अलग अलग भाग ले रही है, जैसे कि यहाँ आप एक सल्फर और धातु और ऑक्सीजन दो नई चीज़ें भाग ले रही है, इसलिए जोड़ दिया है। और फिर इस दोनों के मिलने के बाद क्या मिल रहा है, मतलब क्या बन रहा है दोनों के साथ, तो इस तीर के बाद इधर वो चीज़ें जो है वो लिखी जाती है। जैसे कि इन दोनों के मिलने के बाद क्या बन रहा है, तो सल्फर ऑक्साइड बन रहा है, तो इसे इधर रखा गया है। तो इस तरह से समीकरण को जो है वो बनाया जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, यानी कि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की क्या बनाती है, तो ये भी ऑक्साइड बनाती है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब सल्फर अधातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। देखिए ये जो सल्फर ऑक्साइड है, या इसे हम लोग डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं,
तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस है और ये किसके साथ मिलने के बाद बना, ये ऑक्सीजन के साथ यदि सल्फर को मिलाया जाए तो आपका क्या बन रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ आप क्या समझ पा रहे हैं, आप लोगों को मैं बताऊं कि यहाँ मैंने अधातु को ऑक्सीजन यानी कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ जो कि एक गैस है, और इसी गैस को यदि आप जल के साथ मिला दें तो आपका क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, यानी कि H2SO4 बनता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। यानी कि आपको यहाँ एक जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि अधातु की जो ऑक्साइड होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय। और धातु की ऑक्साइड कैसी थी, क्षारीय थी। यानी कि आप यदि सल्फ्यूरिक अम्ल को नीले लिटमस पत्र पर चेक करें तो ये नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल कर देता है। यानी कि सामान्यतः अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होती है, यानी कि अम्लीय होगी। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ मिलाने के बाद जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है उसी का मैंने यहाँ समीकरण जो है वो लिखा हुआ है। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है और H2O यानी कि आपका जल हुआ, और इसके बाद आपका क्या बन रहा है, तो H2SO4 बन रहा है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका एक प्रकार का क्या है, अम्लीय चीज़ है, यानी कि अम्ल है। इसलिए हमको ये पता चला कि अधातु की ऑक्साइड जो होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी, और धातु की ऑक्साइड क्षारीय। वैसे मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये ऑक्साइड में आपको यदि कन्फ्यूजन हो तो जैसे कि अ से होता है आपका अधातु और ध से होता है आपका धातु। तो अधातु की ऑक्साइड कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। तो अम्लीय में भी पहले आ रहा है, और धातु की ऑक्साइड क्षारीय होती है। तो ये आप अ से कनेक्ट कीजिएगा कि अधातु का ऑक्साइड जो होगा वो अम्लीय होगा, यानी कि अ से उसका शुरू होगा, और धातु का आप फिर एक पकड़ लीजिएगा कि ये क्षारीय होगा। तो इस तरह से आपको यदि चीज़ें आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं तो कर सकते हो। वैसे आप अपना अपना तरीका जो है वो अपना सकते हैं। अब हम लोग धातु और अधातु की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि मैंने ऑक्सीजन के साथ तो आप लोगों ने अभिक्रिया देख लिया। अब धातु और अधातु की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे कि ये जल के साथ मिलने के बाद किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइन हुआ कि यदि धातु को आप जल के साथ मिलाएं तो सबसे पहले वो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी और उसके साथ साथ क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस को भी बनाएगी। यानी कि दो नई चीज़ें जो है धातु को यदि आप जल के साथ मिलाएं तो दो नई चीज़ें जो है वो आपका जो है वो बन करके आता है। यानी कि धातु हाइड्रोक्साइड आता है और हाइड्रोजन गैस भी आता है। उसी को मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समीकरण के तौर पे मैं बताऊं तो ये जो सोडियम आप देख रहे हैं ये आपका एक प्रकार का धातु है, और H2O यानी कि ये आपका जल है। यदि इस दोनों को मिलाएं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, जैसा कि हाइड्रोक्साइड यहाँ प्राप्त हुआ। और ये जो H2 है ये आपका एक तरह से हाइड्रोजन है जो कि एक प्रकार का गैस है। तो यदि आपसे पूछे कि धातु को यदि जल के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा, तो धातु हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब आप लोगों को नोट में एक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक जो धातु होता है सोडियम और दूसरा एक और धातु होता है आपका पोटेशियम, ये वायु और जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है जिससे कि आग पकड़ लेती है। इसलिए आग से बचाने के लिए इन दोनों धातु को केरोसिन, जिसे कि मिट्टी का तेल भी कहा जाता है, में डुबा कर रखा जाता है। यानी कि ये जो सोडियम और पोटेशियम है, वैसे सबसे अधिक आपका पोटेशियम है और फिर आपका सोडियम है, ये दोनों बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। और यदि आप इसे खुली हवा में छोड़ें, यदि यह जल के संपर्क में आए तो वो तेज़ी से अभिक्रिया करता है, और तेज़ी से अभिक्रिया करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होता है, और हाइड्रोजन गैस आपका एक ज्वलनशील गैस है, यानी कि धाएँ से आपका जो है कि आग जो है कि वो पकड़ लेगा। तो इसलिए इसे आप खुली वातावरण में नहीं रख सकते, क्योंकि डर, हमेशा ये डर रहेगा कि आग जो है वो पकड़ सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए इन दोनों धातु को क्या करते हैं, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है ताकि ये घटना जो है वो नहीं घटित हो। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अधातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि धातु करता है। अब आप लोगों को ध्यान में नोट में अधातु के बारे में भी एक अधातु के बारे में ध्यान रखना है कि कुछ अधातु जैसे कि
फास्फोरस वायु के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। देखिए, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि अधातु जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, और यहाँ बोला जा रहा है कि अधातु जैसे कि फास्फोरस जो है वो वायु के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। आप वायु का मतलब क्या समझ रहे हैं? वायु में ही ना आपका ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित है, तो इसलिए यहाँ वायु कहा जा रहा है। तेज़ी से अभिक्रिया करती है जिससे कि आग पकड़ लेती है, इसलिए आग से बचाने के लिए इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। यानी कि यहाँ सोडियम पोटेशियम था, वो जल और ऑक्सीजन यानी कि वायु दोनों के साथ अभिक्रिया जो है वो तेज़ी से करता है। यानी कि यहाँ जो आपका एक अधातु फास्फोरस है ये सिर्फ वायु के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, और इसमें आपका जो है कि वो एक तरह से आग जो है पकड़ सकता है। तो इसलिए आग से बचाने के लिए फास्फोरस को किस में डुबा कर रखते हैं? तो जल में। क्यों जल में डुबा कर रखें? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं और धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसलिए इसे आसानी से जो है जल में डुबा कर रखें तो हम लोग आग जनित चीज़ों से वो जो है कि वो बचा सकते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब धातु और अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे कि धातु और अधातु को यदि अम्ल के साथ मिलाया जाए तो वो किस प्रकार के रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनमें क्या बदलाव देखने को जो है वो मिलते हैं। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी कि यहाँ भी दो चीज़ें बन रही है, एक लवण बन रहा है यानी कि एक तरह से कह सकते हैं नमक, और दूसरा आपका क्या बन रहा है? तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यानी कि धातु को यदि आप अम्ल के साथ मिलाएं तो आपका लवण भी प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सोडियम आपका क्या है? आपका एक तरह का धातु है, और HCl जो है आपका क्या है? तो ये आपका एक तरह से अम्ल है, और ये बन क्या रहा है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक कहते हैं, और ये H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब आप लोगों के NCERT में दिया है कि तनु अम्ल, तो उस तनु अम्ल शब्द से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तनु अम्ल का मतलब होता है कि जिसमें पानी की मात्रा जो है वो अधिक हो, तो उसी को हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। और ज़्यादातर धातुओं में तनु अम्ल के साथ ही अभिक्रिया कराई जाती है, तब आपका जो है कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो वो शब्द से आपको जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि धातु को यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? नमक यानी कि लवण बनेगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे कि इस समीकरण आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे यहाँ आप अलग अलग धातु को अलग अलग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यही चीज़ें जो है वो आपको प्राप्त होगी। अब अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब तो आगे कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है, जब अभिक्रिया ही नहीं करती है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अधातु अम्ल के साथ किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। अब धातु और अधातु की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जो कि आपका लास्ट हो जाता है। तो अधिकांश धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती, परंतु कुछ धातु जैसे लेड यानी कि आपका सीसा, एल्यूमिनियम एवं जस्ता जिसे हम लोग जिंक कहते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी कि धातु में सारे धातु नहीं आएंगे जो क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे, कुछ ही ऐसे धातु हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया करती है। लेकिन जो भी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो वो किन चीज़ों का निर्माण करती है? तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों चीज़ें जो है वो निर्माण करेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समीकरण के माध्यम से मैं समझाऊं तो यहाँ जिंक देख रहे हैं आप, ये आपका जस्ता हो गया यानी कि एक तरह का क्या है? धातु है। और फिर NaOH ये आपका एक तरह से क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्षार है, और इसे आप मिलाएं तो आपको Na2ZNO2 ये बनेगा, एक प्रकार का ये धातुइक लवण होगा, और ये H2 यानी कि आपका एक तरह से हाइड्रोजन गैस होगा। तो ये दो चीज़ें जो है धातु जो है वो क्षार के साथ मिलने के बाद ये दो चीज़ें बनाएंगी। वैसे देखा जाए तो अधातु की क्षारों के साथ जटिल अभिक्रिया होती है, यानी कि अधातु एक तरह से क्षार के साथ अभिक्रिया तो करती है, यानी कि बहुत जटिल अभिक्रिया करती है। इसको थोड़ा सा बताना जो है वो थोड़ा सा कठिन होता है, जटिल होता है, तो इसलिए ये माना जाता है कि अधातु का क्षारों के साथ जो है वो जटिल अभिक्रिया होती है। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को मैंने जितने भी रासायनिक गुणों के बारे में बताया धातु और अधातु के, तो उसे आप शायद सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। और आप लोगों का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में आप अंतर बताएं, तो आप अंतर बता सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे थे कि धातु जो लगभग था वो सभी जो है ऑक्सीजन के साथ भी, जल के साथ भी, अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी, सबके साथ जो है वो अभिक्रिया कर रही थी, जबकि अधातु सबों के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही थी। तो इस तरह से आप जो है अंतर को बता सकते हैं, तो शायद आप समझ पाओगे। अब हमारा चौथा टॉपिक्स जो है, और यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है।
देखिए ये जो विस्थापन शब्द है, इससे आप यदि समझ पाएंगे तो आगे आप आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित करना, यानी कि एक चीज़ों को दूसरे जगह जो है वो विस्थापित किया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है आप लोग यहाँ देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए ये जो यौगिक है, ये नया शब्द आ रहा है तो मैं इसे भी आप लोगों को समझाऊंगा। पहले आप यहाँ इस लाइन को समझ पा रहे हैं। यहाँ बोल रहा है कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि वहाँ से हटा देगा, और ऐसी जो अभिक्रिया होगी उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ मैंने कुछ धातु को जो है वो लिया है, और यहाँ आपका जो है कि एक तरह से यहाँ ये दर्शाता है कि कौन सा धातु जो है कितना क्रियाशील है, यानी कि कितना क्रियाशील है। तो यहाँ जो ये है ये बढ़ते क्रम है, और यहाँ जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है। और उसके बाद इससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा, इससे कम ये, ऐसे इस तरह से सारणी है। जैसे ये आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, और ये आपका टीन हो गया, ये सीसा हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका कॉपर तांबा हो गया, ये पारा हो गया, और ये आपका चांदी हो गया, और ये आपका सोना हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसलिए आप इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि सोना जो है वो जल्दी जो है ख़राब नहीं होता है। आप लोग देखते हैं कि वो हमेशा जो है ज़्यादातर चमकीला ही दिखाई देगा, क्योंकि वो किसी के साथ जल्दी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं करती है। वैसे मैं आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया समझाना चाह रहा हूँ, तो आप इसे समझिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है और सबसे कम कौन है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु जो है कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कंपाउंड है, यानी कि यौगिक है। यौगिक उसे कहेंगे जहाँ दो चीज़ें जो है आपस में मिली हुई हो, दो तत्व। जैसे कि यहाँ आपका तांबा जो है ये एक धातु है, और एसओ जो है वो अलग चीज़ है। तो इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। और एक धातु मैंने यहाँ जिंक लिया है। अब यहाँ इस तीर के बाद आप देखिए इन दोनों की यदि अभिक्रिया होती है तो यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ ZnSO4 हो जाता है। यानी कि यहाँ जो ये कॉपर था, ये Zn क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कि अलग कर दिया। अलग उसको बोला कि भागो तुम यहाँ से। अब देखिए इसको यहाँ CuE अलग हो गया, और Zn पहले अलग था, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद क्या हुआ, Zn इसके साथ आ गया और इधर जो है इसको साइड कर दिया, यानी कि हटा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा आप सोच पा रहे हैं। ये Zn जो है, जिंक जो है, ये अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि ये ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, इसलिए ये आसानी से उसको क्या किया, विस्थापित किया, हटा दिया। जैसे आप यहाँ भी सारणी में देखें तो जिंक आपका यहाँ देखिए Zn यहाँ है, और आपका जो है कॉपर जो है, तांबा आप देख रहे हैं यहाँ है, ये काफ़ी कम क्रियाशील है और ये अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसलिए आप यहाँ इस परिभाषा को देख रहे हैं, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देगा, यानी कि यहाँ से हटा देगा। तो यहाँ से हटाया जा रहा है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और उसी को यहाँ मैंने लिखा भी है कि यहाँ जिंक जो है वो कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए आयरन आपका यहाँ है, ये इससे भी ज़्यादा ये अभिक्रियाशील है, और इससे भी ज़्यादा ये अभिक्रियाशील है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जैसे Cu के जगह Fe भी होता ना, तो ये Zn आसानी से उसको यहाँ Fe में भेज देता है यहाँ। तो आप समझ रहे हैं, इसलिए एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है, और इस तरह की अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। वैसे मैंने ये सारणी ले ही लिया है, तो आप शायद यहाँ समझ पा रहे होंगे कि ये इसमें से कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन अभिक्रियाशील है। तो आप शायद इसे समझ पा रहे होंगे। अब आगे हमारा और लास्ट टॉपिक है धातु और अधातु के। हम लोग यहाँ से अब उपयोग को थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर धातु और अधातु के क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले धातु के उपयोग देख लेते हैं। तो धातुओं का उपयोग भोजन पकाने वाले बर्तनों में किया जाता है। तो आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कि आपके घर में जो खाना बनता है, आप लोग गौर कीजिएगा कि जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है वो किन चीज़ों का बना होता है, पता कीजिएगा। तो वो ज़्यादातर आपका धातु का ही बना हुआ चीज़ होगा, तो वहाँ हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर बिजली के उपकरण जैसे रेडियो, फ्रिज, टीवी इत्यादि में तांबे के तार का उपयोग किया जाता है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तांबा जो होता है वो धातु है, और धातु जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो आसानी से तांबे का तार जो है इन चीज़ों में उपयोग जो है वो किया जाता है। ये शायद आप जानते भी होंगे, वैसे आप देख भी सकते हैं, पता कर भी सकते हैं। अब घरों में वर्षा तथा धूप से बचने के लिए एल्युमिनियम तथा लोहे की चादरों का उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते हैं बहुत सारे घरों में जो है चादर जो है ऊपर लगाया जाता है और उसे करकट भी बोला जाता है, तो वो ज़्यादातर एल्युमिनियम और लोहा का ही बना होता है। तो यहाँ भी आप धातु का इस्तेमाल जो है वो देख सकते हैं, यानी कि उपयोग देख सकते हैं। अब सोना, चांदी तथा टीन का उपयोग आभूषण व सिक्के बनाने में किया जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे कॉमनली कि जेवरात जो होता है, आभूषण जो होता है जिसको हम लोग जेवर बोलते हैं, वहाँ जो है वो ज़्यादातर सोना चांदी ही होता है, और वो सोना चांदी आपका एक तरह से धातु है और उसका उपयोग जो है वहाँ किया जाता है। अब पारा धातु का उपयोग तापमापी यंत्र जिसे थर्मामीटर कहा जाता है में किया जाता है। ये आपका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पारा ही एक ऐसा आपका धातु है जो आपका द्रव अवस्था में होता है और इसे आसानी से थर्मामीटर में जो है वो भरा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और थर्मामीटर का आप लोग जानते हैं कि कहाँ उपयोग किया जाता है, बुखार वगैरह को नापने के लिए थर्मामीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। अब अगला है सोडियम धातु का उपयोग सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक कहते हैं व सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं कि बनाने में किया जाता है। यानी कि सोडियम धातु का उपयोग इसमें, यानी कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा कहा जाता है, यहाँ इसको बनाने में जो है सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम धातु की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि खाद्य सामग्री का वो जो चमकीला तरह का एक तरह से पतली पन्नी जो होता है, आप लोग ट्रेन वगैरह में उस तरह के भोजन किए होंगे, या फिर आप चाउमीन वगैरह खाने गए होंगे तो पार्सल किए होंगे, तो आप देखते हैं ऊपर जो वो चमकीला पन्नी होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। तो वहाँ भी धातु का उपयोग आप देख सकते हैं। तो शायद आप धातु के जितने भी सारे उपयोग मैंने आप लोगों को बताएं तो वो आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब अधातु के कुछ उपयोगों को हम लोग देख लेते हैं। तो लाल फास्फोरस जो कि एक आपका अधातु हो जाता है का उपयोग दिया सलाई, पटाखे आदि बनाने में किया जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर दिया सलाई का जो वो तिल्ली होता है उसको बनाने के लिए किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस, और वो क्या है, एक तरह का अधातु है। और पटाखे को भी बनाने के लिए अधातु का में जो ये आपका लाल फास्फोरस है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला अधातु का उपयोग। फिर सल्फर एवं फास्फोरस अधातु का उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। उर्वरकों यानी कि एक तरह से खाद में भी सल्फर और फास्फोरस का जो है वो उपयोग किया जाता है, जो कि आपका एक अधातु है और ये पौधों की वृद्धि में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहायक होते हैं। अब क्लोरीन अधातु का उपयोग जल की शुद्धिकरण में किया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का। क्लोरीन एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का अधातु है और इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ये भी आपका ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जाता है। आयोडीन जैसे अधातु का उपयोग घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाकर घाव को ठीक किया जाता है। देखिए ये जो आयोडीन होता है ना, इसे एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है घाव वगैरह में लगाने के लिए। तो यहाँ अधातु का उपयोग देख सकते हैं। अब कार्बन अधातु का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब ये जो कार्बन है, ईंधन यानी कि गाड़ी वगैरह में ये इस कार्बन का उपयोग किया जाता है और ये एक प्रकार का अधातु है। तो आप शायद कार्बन के बारे में भी जानते होंगे, बहुत सारी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो यहाँ से ये चैप्टर हमारा जो है वो द इंड होता है, यानी कि समाप्त होता है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।